ढाका से आई ताजा रिपोर्ट ने पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है, या फिर यूं कहें कि रिपोर्ट ने पूरे दक्षिण एशिया की सिक्योरिटी एजेंसियों में अलार्म बजा दिया है। दावा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश को न सिर्फ ड्रग रूट की तरह इस्तेमाल कर रही है, बल्कि भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नया लॉन्च पैड भी बना रही है। आपको बताते हैं कि कैसे बदला ढाका का पावर गेम और कैसे रोहिंग्या कैंप से लेकर कट्टरपंथी संगठनों तक सबको जोड़ा जा रहा है एक बड़े ऑपरेशन से। रिपोर्ट देखिए। ढाका की गलियों में रोजमर्रा की हलचल के पीछे एक ऐसा नेटवर्क है जिसने दक्षिण एशिया की सिक्योरिटी एजेंसियों में अलार्म बजा दिया है। रिपोर्ट साफ कहती है कि आईएसआई ने बांग्लादेश के कई इलाकों में गुप्त ट्रेनिंग कैंप खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश को न केवल ड्रग्स रूट की तरह यूज कर रहा है, बल्कि उसे भारत विरोधी कार्रवाइयों के लिए भी नया लॉन्च पैड बना रहा है। भारत के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर का नया बेस बन रहे हैं। इन कैंपों में सिर्फ रोहिंग्या युवा ही नहीं, बल्कि कट्टरपंथी संगठनों के सदस्य और कुछ स्थानीय अपराधी समूह भी शामिल किए जा रहे हैं। इन सबको इंडिया में घुसपैठ, आईईडी बनाने और गुरिल्ला टैक्टिक्स की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बांग्लादेश में आईएसआई कैंप, कॉक्स बाजार, चटगांव हिल ट्रैक, खुलना बेल्ट, सिलहट बॉर्डर एरिया, बंदरबन, ब्राह्मण बारिया, सिलहट जिलों में आईएसआई हैंडलर्स। रिपोर्ट बताती है कि ये सब उस समय हुआ जब ढाका में 2024 में राजनीतिक बदलाव हुए और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी। इसी दौरान पाकिस्तान से आने वाले माल की जांच ढीली की गई और पाक नागरिकों की सिक्योरिटी क्लियरेंस में भी छूट दे दी गई। इन कैंपों की सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसे बॉर्डर सेक्टर्स में बनाए गए हैं जहां फेंसिंग नहीं है। इससे भारत की सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए खतरा और बढ़ जाता है। युवाओं को आईईडी, असेंबलिंग, हिट एंड रन टैक्टिक्स और इन्फिल्ट्रेशन के गुर सिखाए जा रहे हैं। आईएसआई दे रहा ट्रेनिंग, असेंबली, सीमा पार मूवमेंट, ड्रोन इस्तेमाल। बांग्लादेश के सीमांत इलाकों में आईएसआई के कैंप में पूर्व पाक कमांडो भी शामिल बताए गए हैं। सक्रिय रूप से ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। आईएसआई के कैंप में कौन शामिल? पूर्व पाक कमांडो शामिल। 125 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देने का दावा। 50 से ज्यादा रोहिंग्या युवक भी शामिल, जिन्हें बॉर्डर क्रॉस करना आसान लगता है। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम शामिल। जुलाई 2024 के राजनीतिक दबाव के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथी गतिविधियां तेजी के साथ बढ़ी हैं, जिनमें धार्मिक अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा, सांप्रदायिक तनाव, कट्टरपंथी संगठनों की वापसी और सक्रियता, समाज व्यवस्था, मानवाधिकारों और नागरिक सुरक्षा पर असर। ढाका यूनिवर्सिटी में छात्रों को गैर इस्लामी बताकर टॉर्चर। 80% से ज्यादा सूफी दरगाहें क्षतिग्रस्त की गयी। सूफी दरगाहों और मजारों पर हमले, सूफी गायकों पर हमले और धमकियां भी बढ़ी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के खिलाफ हिंसक अभियान, महिला खिलाड़ियों पर हमले, पहनावे पर मौलवी गैंग का उत्पीड़न, प्राथमिक स्कूलों में संगीत शिक्षकों की नियुक्तियों पर प्रस्ताव रद्द। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरा सेटअप तेजी के साथ बढ़ा। 2024 में बांग्लादेश की राजनीति बदलने के बाद, जब शेख हसीना सत्ता से बाहर हुई और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी, तभी पाकिस्तान से आने वाले माल की जांच ढीली हुई और पाक नागरिकों की सिक्योरिटी क्लियरेंस में भी छूट दे दी गई। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ड्रग रूट को दोबारा सक्रिय कर दिया। याबा टैबलेट, हेरोइन और केमिकल ड्रग्स का इस्तेमाल अब सिर्फ स्मगलिंग के लिए नहीं, बल्कि आतंकी फंडिंग और ग्राउंड नेटवर्क एक्टिवेशन के लिए भी किया जा रहा है। पाक नागरिकों के लिए यूनुस ने दी छूट। यूनुस सरकार की नीतियों ने पाकिस्तान को मदद दी। पाकिस्तानी माल पर अनिवार्य जांच पर छूट। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सुरक्षा मंजूरी में ढील। ड्रग्स, हथियार और संदिग्ध लोग आसानी से बांग्लादेश पहुंचने लगे। डी कंपनी ने चटगांव और कॉक्स बाजार में अपने ठिकाने बनाए। रुपयों का बड़ा हिस्सा आईएसआई तक पहुंच रहा। आईएसआई का टारगेट है भारत के नॉर्थ ईस्ट में अशांति बढ़ाना और बांग्लादेश को एंटी इंडिया ऑपरेशन का नया लॉन्च पैड बनाना। सुरक्षा एजेंसियां पहले ही कई इंटरसेप्ट्स और मूवमेंट पकड़ चुकी हैं, जिनसे इस पूरे ऑपरेशन की पुष्टि होती है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ पड़ोसी देश की समस्या नहीं है, बल्कि ये साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत विरोधी नार्को टेरर प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ लगातार बढ़ता कट्टरपंथ इस रणनीति को और खतरनाक बना रहा है। तो बांग्लादेश वो नया अड्डा बन जाएगा जहां आतंक, ड्रग्स
और कट्टरपंथ मिलकर भारत की सुरक्षा को चैलेंज देंगे। आईएसआई के ये नए ठिकाने आने वाले महीनों में पूरे क्षेत्र की सुरक्षा गणित बदल सकते हैं। जो हालात अभी बने हुए हैं वो भारत के लिहाज से सोचने वाले हैं, नई स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन से हम लगातार बात कर रहे थे पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती हुई नजदीकी ये भारत के हित में नहीं होगी। अब तो सबूत भी सामने आ रहे हैं। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। शोएब चौधरी जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। निपुण आलम बयान जी मेरे साथ में विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले शोएब चौधरी जी आप ही का रुख कर लेती हूँ। बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां बांग्लादेश के ही एक बड़े तबके को मंजूर नहीं थी। भारत भी इस पर नजर बनाए हुआ था, लेकिन अब तो इरादे सीधे तौर पर सामने आ रहे हैं। भारत के खिलाफ साजिश पाकिस्तान को रचनी और आगे बढ़ानी थी और इसीलिए बांग्लादेश को साथ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी, नमस्कार। देखिए, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की कोई रिश्ता रहने की, मैं फिर से कहता हूँ कि ये यूनुस के साथ पाकिस्तान की हरकतें हैं कि पिछले साल की जिहादी तख्ता पलट के बाद अमेरिकी डीप स्टेट और पाकिस्तानी आईएसआई इन्होंने बांग्लादेश की कब्जा कर ली। अभी बांग्लादेश 18 करोड़ बंगाली के हाथ में नहीं है और जैसे अपने बता रहे थे कि यहाँ पाकिस्तानी आईएसआई ट्रेनिंग कैंप्स बना रहे हैं, मदरसा में ट्रेनिंग चल रहा है, ड्रग्स चल रहा है, हथियार आ रहा है। और इससे भी ज्यादा आप जानते हैं रचना जी के 3 दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया, उसमें देखा कि पाकिस्तान से शैतान की सांस डेविल्स ब्रेथ नाम के कोई एक डेंजरस केमिकल है जिसको देख के लोगों को चीट करता है। ये डेविल्स ब्रेथ गैंग पाकिस्तान से बांग्लादेश भी परसों ही पकड़ा गए। तो ये लोग भारत के अंदर जा रहे ये चीज लेके, और भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब जगह पे ये एक्टिविटी। तो पाकिस्तान तो असल से पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र है और इसके जो आईएसआई कहिए या आर्मी कहिए, इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है नारकोटिक ड्रग। तो बांग्लादेश में अभी जो अस्थिर परिस्थिति होगी ऑलरेडी, आपने कहा कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, क्रिश्चियन के ऊपर अत्याचार, आप जानते हैं कल ही पोप लियो ने एक स्टेटमेंट दिया बांग्लादेश में क्रिश्चियन के ऊपर अत्याचार के बारे में। हाँ। अभी बाउल के ऊपर भी अटैक हो रहा है, मंदिरों में बहुत पहले से अटैक हुआ। सो बांग्लादेश को अभी यूनुस और भी बुरी हालत में जाना चाहते हैं, इसके लिए कि अभी नवंबर के आज 26 तारीख तो यूनुस ने वादा किया कि अगले साल की फरवरी की 6 तारीख इलेक्शन करेगा। अगर इलेक्शन करता तो दिसंबर की 6 तारीख तक ये कैपिटल गवर्नमेंट के पास पावर हैंड ओवर करना पड़ेगा। यूनुस तो करेगा नहीं। तो ये सब कुछ हो रहा है यूनुस के तख्ता जो है इसको परमानेंट करने के लिए, और यूनुस की मानसा है कि बांग्लादेश की खोमेनी बन जाए, आयतुल्ला बन जाए और बांग्लादेश को भारत के खिलाफ जितना भी इस्तेमाल कर सके उतना करेगा। यानी इसीलिए पिछले दिनों जब चुनाव की बात आती थी तो मोहम्मद यूनुस की ओर से चुनाव की तारीखों को आगे टाला गया। जैसे तैसे चुनाव की तारीख आई भी तो उसमें भी कुछ इधर उधर करने की कोशिश है, यानी कि अपनी कुर्सी छोड़ने का मन नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान के साथ में हाथ मिला भी लिया अपने मतलब के लिए। कर्नल सिरोही, जो हालात अभी बने हुए हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन से लगातार नॉर्थ ईस्ट पर जो निगाहें पाकिस्तान की बांग्लादेश के थ्रू हैं उसको लेकर भारत सरकार भी अलर्ट है, साथ ही साथ जो भारतीय सेना है वो भी अलर्ट है, लेकिन क्या हमें कोई कड़े कदम उठाने की भी जरूरत है अब? देखिए रचना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो मोहम्मद यूनुस साहब को वहां बिठाया गया है, ये डीप स्टेट ने अमेरिका बिठाया और अब ये समझ में आ रहा है कि उनको बिठाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि भारत के आसपास जो है इंस्टेबिलिटी की जाए, इस तरीके से काम किया जाए जिससे भारत की मुश्किलें बढ़ जाए। और वो मुझे लगता है कि वो काम आईएसआई के थ्रू पूरा हो रहा है। और जैसे ये ट्रेनिंग दी जा रही है, और खबर ये है कि तकरीबन 8,500 रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है और जमायती के आदमी हैं जिनको जो है कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे आपकी रिपोर्ट में बताया गया, उनको इन्फिल्ट्रेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है, हिट एंड रन टैक्टिक्स दी जा रही है, आईडी बनाने की जा रही है। और खास तौर पर जो इसमें चिंता की बात है वो ये है कि जो एक्स सर्विस मैन है या एक्स कमांडोज है उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। तो भारत के लिए एक बहुत ही चिंता की बात है। और क्योंकि भारत को लड़ाई का डर नहीं है, अगर ओपन लड़ाई होती है तो बांग्लादेश को
जो हमने 14 दिन में किया था अब 4 दिन में कर देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो घुसपैठिए आएंगे और ये जो टेररिज्म मचाने की कोशिश करेंगे नॉर्थ ईस्ट में, वो एक सोचनीय विषय है और उसके ऊपर भारत सरकार को कड़े से कदम उठाने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है भारत सरकार पूरी सतर्क है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे पूरी फौज के 3 गैरिसन नए बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पूरा का पूरा सिक्योर कर लिया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो पूरे अलर्ट है। तो ऐसा नहीं कि हम तैयारी नहीं कर रहे, हम पूरी की पूरी जो बांग्लादेश में नब्ज चल रही है उस नब्ज पे हमारी पूरी नजर है। और हम जो भी कोई इनके नापाक इरादे होंगे उनको मुंह तोड़ जवाब वहां पे तो दिया जाएगा। और उसका जो हाल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का हुआ था उससे ज्यादा बुरा हाल बांग्लादेश का होगा अगर बांग्लादेश से कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी भारत में होती है। तो उसके लिए बांग्लादेश के लिए बहुत बुरा समय आने वाला है। और ये जो अभी चौधरी साहब भी बोल रहे थे, ये मोहम्मद यूनुस इलेक्शन नहीं कराएगा, क्योंकि इलेक्शन में पार्टी कोई भी जीत के आएगी वो भारत के साथ ऐसा रवैया नहीं रखेगी जैसा मोहम्मद यूनुस ने करा। मोहम्मद यूनुस को तो एक CIA ने और ISI ने एक नैरेटिव दिया हुआ है, वो उसके हिसाब से टू डू लिस्ट दी हुई है, उसको टिक करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो भी अगर इलेक्शन होते हैं, सरकार चाहे BNP किया है, अवामी लीग को जो इन्होंने बैन कर दिया है, वो सरकार ऐसा काम नहीं करेगी जो मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत में ही इस चीज को लेकर बात हो रही है, बांग्लादेश में भी लोग बात कर रहे हैं। शोएब चौधरी जी ने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि ऐसा नहीं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां हैं, ये पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस की नजदीकी के तौर पर देखा जाए। बांग्लादेश की जनता इसके समर्थन में नहीं है, एक बड़ा तबका है जो लगातार विरोध कर रहा है, इन हालातों के खिलाफ सड़कों पर आए भी हैं कई बार। निपुण आलम बयान जी, जो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर कर रहा है, भारत के खिलाफ जो साजिशें रच रहा है, क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को हम देखें? बांग्लादेश में भी बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं, देखिए मोहम्मद यूनुस इस रास्ते पर हैं। क्या इसके पीछे कुछ और ताकतों का हाथ हो सकता है? क्या अमेरिका हो सकता है, क्या चीन हो सकता है, या कुछ और आपको नजर आ रहा है? हाँ, देखिए रचना जी, अभी मेरे से पहले शोएब जी ने और हमारे कर्नल सर ने बहुत अच्छे से बता दी हैं बातें। मैं इसको थोड़ा सा विस्तार देता हूँ। आप देखिए, जब 1971 में कर्नल टीका खां ऑपरेशन सर्चलाइट चलाता है तो उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे किसको? पाकिस्तान को, जिसको शेख हसीना ने इस आंदोलन के दौरान, जिसको सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट कहा गया, उसमें रजाकार कहा था शेख हसीना ने। यानी कि एक बात आप समझिए, बांग्लादेश के अंदर 2 ग्रुप हैं। एक जो सेकुलर फैब्रिक को पसंद करते हैं, जो भारत के साथ हमेशा खड़े हैं और हमारे सामने हमारे डिबेट में शोएब चौधरी जी बैठे हुए हैं। दूसरे वो जो आज भी प्रो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान को पसंद करते हैं। यही हालत आप देखिए वहां की पार्टीज की बात करें, अवामी लीग सेकुलर फैब्रिक को पसंद करने वाली, और BNP की हम बात करते हैं तो वो आपका वही जिहादी मानसिकता, या फिर आपको वो सेकुलर फैब्रिक के बजाय इस्लामिक फैब्रिक को पसंद करने वाली। और नई नवेली जमात है, वो तो एक आतंकवादी टाइप का ग्रुप है, बिल्कुल मान के चलिए। अब जमात इस्लामी बांग्लादेश, जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी अफगानिस्तान, ये 3-4 पार्टी बनी हुई है जो आपस में एक अलायंस बन के काम करती हैं। तो ये आपकी पार्टी की स्थिति आपकी हुई। तो चाहे हम लोग सेना की बात करें, सेना में भी 2 घड़े आपको देखने को मिलेंगे, एक सेकुलर फैब्रिक वाले और एक आपके जो इस्लामिक फैब्रिक वाले। तो ये द्वंद आपका बांग्लादेश के अंदर पहले से रहा है। रही बात की कि बाहर की ताकतें, देखिए बाहर की ताकतों का इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहा है। पाकिस्तान को आप देखिए, आज पाकिस्तान को जिस प्रकार अमेरिका एक तरह से गोदे में बिठा लिया है, आप देख रहे हैं कि जितने संबंध कभी अच्छे नहीं हुए थे पाकिस्तान के, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के संबंध पाकिस्तान से बड़े बेटर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन यही है कि पाकिस्तान हो या वर्तमान में जो बांग्लादेश की स्थिति बना दी है, पाकिस्तान की लोकेशन को यूज करने के लिए, और पाकिस्तान एक ऐसी जगह बना जहां से बैठकर पूरा, मैं इसको बोलता भी हूं हमेशा कि पाकिस्तान इज ए सेंटर ऑफ द साउथ एशिया, या पूरा एशिया का। पाकिस्तान से बैठकर आप वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया तीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। और पाकिस्तान तो कोई भूला नहीं, पाकिस्तान तो 1974 में, यानी कि बांग्लादेश की आजादी होने के 3 साल बाद 74 में मान्यता देता है। और पाकिस्तान ने अब जब देखा, देखिए आपको याद होगा 2016 में जब हमने ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक का पाकिस्तान समझ गया था कि अगर टेरर एक्टिविटीज मेरी जमीन से चली तो भारत का रिएक्शन बहुत हैवी होगा। अब तो हमने साफ कह दिया कि टेरर एक्टिविटी का मतलब होगा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और एक्ट ऑफ वॉर हम लोग मानेंगे।
तो तभी से पाकिस्तान बांग्लादेश में एक्टिव था कि बांग्लादेश की जमीन को हम यूज करेंगे ताकि भारत के एक्शन हम पर ना हो बल्कि बांग्लादेश पर हो, और हमारे 3 बॉर्डर पे तनाव हो जाए। पाकिस्तान ऑलरेडी टेंशन वाला बॉर्डर हमारा है, चीन के साथ ऑलरेडी टेंशन चलती रहती है। कल ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर फिर दोबारा से क्लेम कर, दोबारा से बोला, और बांग्लादेश का बॉर्डर भी तैयार कर दिया। और जो भी हमारे कर्नल साहब बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे। बहुत समय पहले हमारे सेना के प्रमुख ने कह दिया था कि इंडिया इज द रेडी फॉर द 2.5 बॉर्डर। तो मैं कहूंगा कि उसकी बात को कहीं ना कहीं पहले से अंदाजा लगा लिया था, और हम उसके लिए प्रिपरेशन कर भी रहे, तैयारी कर भी रहे। ये रचना जी, प्रिपरेशन करना या उन सब चीजों के लिए, सिचुएशन के लिए तैयार रहना, ये एक अलग बात है। लेकिन पिछले कुछ दिन में जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के बढ़ते हुए कदम, ISI के बढ़ते हुए कदम, बांग्लादेश की तरफ जाना, मीटिंग्स पर मीटिंग्स होना, कुछ तो अंदेशा लग रहा था। लेकिन शोएब चौधरी जी, जो हालात अभी बने हुए हैं बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस के जरिए जो हालात क्रिएट किए गए, बांग्लादेश के लोग भी तो इसका विरोध कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान बांग्लादेश साथ मिलकर भारत के खिलाफ जाते हैं तो क्या बांग्लादेश के लोग इससे ओके हैं, ठीक है उनके लिए? नहीं रत्ना जी, देखिए अभी बांग्लादेश की जो खबर है, अब ये बांग्लादेश की मीडिया में नहीं है, आते नहीं। लोग सड़कों में आ गए यूनुस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रोजाना प्रोटेस्ट हो रहा है ढाका सिटी में और बहुत सारे जगह में, और यूनुस की हालत बहुत ही खराब है बांग्लादेश में। और ये मैं आपको एकदम दाव के साथ कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश की जो आम है, 18 करोड़ बंगाली तो यूनुस के साथ नहीं है। सड़कों में नारा लगा रहे यूनुस के खिलाफ, मीडिया में न्यूज आ रहे कि यूनुस के करप्शन के रिपोर्ट आ रहे, यूनुस के एडवाइजर्स के करप्शन रिपोर्ट आ रहे, ऐसे बहुत गंदी कोई स्कैंडल्स भी आ रहे मीडिया में, बांग्लादेशी मीडिया में। तो बंगाली आवाज उठा लिया है जैसे 71 में उठाया था, मगर फर्क ये है कि उस वक्त 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को भारत ने क्या किया, काइंडनेस दिखाई, इसके लिए वो वापस जा सके। इस वक्त कोई एक भी नहीं जा सकेगा पाकिस्तानी। हमने आपके शो में पहले बहुत दफा कह दी कि पाकिस्तानी को हम लोग यहाँ दफनाएंगे, ISI को दफनाएंगे, पाकिस्तानी की टेररिस्ट को दफनाएंगे। इसके साथ आपके साथ रत्ना जी और कर्नल सिरोही साहब और हमारे निपुल आलम भाई की साथ ये एक इंफॉर्मेशन में शेयर करना चाहता हूँ। देखिए परसों मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि कतर ने 50 अरब डॉलर अमेरिकी यूनिवर्सिटीज और मीडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया जिहाद और इस्लामिज्म को प्रमोट करने के लिए। और भारत के अंदर, आपके भारत के अंदर ऐसे कोई यूनिवर्सिटीज है, एक का नाम आ गई सामने डेली ब्लास्ट के बाद, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर और पत्रकारों के हाथ में और इंटेलेक्चुअल्स के हाथ में भी ये कतारी पैसा जा रहा है, और भारत को इस्लामिज्म प्रमोट करने के लिए भारत के अंदर। तो एक तरफ से पाकिस्तानी ISI की हरकतें, यूनुस, कतारी पैसे, तो हम सबको रत्ना जी के भारत बांग्लादेश हम एक है। हम सबको एकदम सदा अलर्ट रहना पड़ेगा कि हमारे खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रहा है। इसमें सिर्फ पाकिस्तानी यानी आप कह रहे हैं कि ये साजिश है, और इस साजिश में बांग्लादेश के जो आम लोग हैं वो कतई साथ में नहीं है, वो तो उल्टा खिलाफ है मोहम्मद यूनुस के और सड़कों पर आ रहे हैं। लेकिन देखिए आप, नतीजा ये है कि मोहम्मद यूनुस फिर भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, जैसे चिपक कर बैठना चाहते हैं, और अपने फायदे के लिए वो बांग्लादेश का और बांग्लादेश के लोगों का अहित करने के लिए भी तैयार। कर्नल सिरोही, जो हालात अभी बने हुए हैं, क्योंकि जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, मोहम्मद यूनुस को कुर्सी पर बिठाया गया था, तो कहा गया था कि सीधे सीधे अमेरिका का इसमें हाथ है। आज जो हालात हैं, क्या उसमें अमेरिका का फायदा है? क्या अभी डोनाल्ड ट्रंप को कोई स्टैंड नहीं लेना चाहिए? देखिए रचना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पूरा का पूरा जो हसीना को हटाया गया था और मोहम्मद यूनुस को बिठाया गया था, इसमें पूरा का पूरा अमेरिका का हाथ है। अमेरिका का इंटरेस्ट है। अमेरिका ने एक गलती कर दी कि उसने चाइना को जो है इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि चाइना आज उनको ही चैलेंज कर रहा है, अमेरिका को। और वर्ल्ड की जो 2 इकोनॉमी, उनमें से एक चाइना है और एक अमेरिका है। अब वही हाल जब भारत जब चौथी वर्ल्ड इकोनॉमी बन चुका है और तीसरी की कगार पर खड़ा है, तो अमेरिका को अब दूसरा खतरा जो है चाइना से के साथ साथ इंडिया से भी खतरा है। तो जो यहाँ पे बिठाया गया है मोहम्मद यूनुस को, वो चाइना को चेक करने के साथ साथ इंडिया को भी चेक करने के लिए, ताकि इंडिया की जो तरक्की है, क्योंकि जितनी भी जो हमारे टेस्ट होते हैं, सैटेलाइट वगैरह जो भी हम लॉन्च करते हैं,
मिसाइल जो करते हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ से होते हैं, तो वो वहां पे जो ये सेंट मार्टिन आइलैंड लेना चाहता था वो यही लेना चाहता था। तो अमेरिका का पूरा इंटरेस्ट है, और अमेरिका को एक पिट्ठू, एक प्रॉक्सी पाकिस्तान मिला हुआ है, तो अमेरिका को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने की जरूरत नहीं है। वो आईएसआई के थ्रू जो है बांग्लादेश में जो भी चाहे वो करा रहा है। और जो शोएब चौधरी साहब कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे, बांग्लादेशी जो है वो ना पाकिस्तान के साथ है ना अमेरिका के साथ है, वो अपने देश के साथ है। और उनका देश जो हमेशा जो है 1971 के बाद से भारत के साथ अच्छी दोस्ती करता रहा, और शेख हसीना की सरकार में तो भारत और बांग्लादेश के बहुत अच्छे जो है ताल्लुकात थे। लेकिन क्योंकि ताल्लुकात अच्छे थे, ये अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं था और पाकिस्तान को तो बिल्कुल पसंद नहीं था। तो और इसीलिए अमेरिका ने ये कदम उठा दिया। निपुण आलम बयान जी, आपका एंड कमेंट। नहीं, मैं बिल्कुल जो बात पहले से कही गई है और सही बात है, पाकिस्तान तो कोई बर्दाश्त कर ही नहीं पाता बांग्लादेश की तरक्की। कई सारे पैरामीटर में, पर कैपिटा इनकम बात करें, मृत्यु दर की बात करें, जन्म दर की बात करें, स्वास्थ्य के इंडिकेटर की बात, एजुकेशन की बात करें, हर पैरामीटर में क्या था, बांग्लादेश पाकिस्तान को पीछे छोड़ रहा था। यही तो बात पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुई थी, इसीलिए वहां पर जरूरी हर प्रकार का तख्ता पलट कराना और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट, जो खुद शेख हसीना ने कहा था कि मार्टिन आइलैंड को लेकर बात चल रही है, हमको दिख भी रहा है, पूरा होता दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं पाकिस्तान के, सब फैक्टर्स हैं। और दूसरी बात है, भारत को घेरने का जो एजेंडा है, जो शोएब भाई ने बोला था, मैं उसी बात को एग्री करता हूँ, वो एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि भारत की पेरिफेरी जो है वो है शांत। लेकिन भारत की भी अपनी तैयारी है और हर तरीके से तैयारी है, जिसका जिक्र बार बार भारत सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से क्लियर और सख्त शब्दों में दिया भी गया इंडिकेशन। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए। कर्नल सिरोही, शोएब चौधरी जी, निपुण आलम बयान जी, बहुत बहुत शुक्रिया डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी दिवस की पावन स्मृति को समर्पित पंजाब सरकार द्वारा पूरे श्रद्धा और सत्कार के साथ पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब जी के जीवन और बलिदान को दर्शाने वाले लाइट एंड साउंड शो तथा 4 महान नगर कीर्तन श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक आयोजित किए जा रहे हैं। 23, 24 और 25 नवंबर